हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन इन इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे होगे, अच्छे नहीं तो हो जाओ यार। तो चलिए आज से हम एक नया एफएफ स्टार्ट करने वाले हैं एंड मैं इस एफएफ के लिए सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ। रियली मैंने ऐसा एफएफ आज तक शेयर नहीं किया है। एक ड्रैगन और एक फिनिक्स का एफएफ बिल्कुल शेयर नहीं किया है। मुझे बहुत एक्साइटमेंट है इस एफएफ के लिए एंड ये एफएफ मेरे बाकी सारे एफएफ से एकदम डिफरेंट है। इसमें मैं कोई भी सीन्स ऐसा है ही नहीं जो किसी और एफएफ में आया हो। मेरे लिखे हुए आज तक किसी एफएफ में ऐसा सीन नहीं आया होगा जिससे इस एफएफ में है। ये सच में बहुत अलग एफएफ है। तो चलिए हम एफएफ में किरदारों को जान लेते हैं। ड्रैगन किंगडम बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ पर सुंदरता की जैसे मूर्तियाँ बिकती हैं। अल्फ़ा, ओमेगा, बीटा या फिर कोई नॉर्मल ही इंसान क्यों ना हो, मतलब ड्रैगन, वो सब लोग ही सुपर डुपर सुंदर हैं, बहुत सुंदर हैं। इस किंगडम की तरह ही जहाँ के राजकुमार, यहाँ की रानियाँ, यहाँ के प्रजा सब लोग सुंदर हैं। हर एक व्यक्ति के अंदर सुंदरता जैसे बसी हुई है। ड्रैगन किंगडम का राज परिवार वोंग फैमिली का पहला राजकुमार हाई क्वान, जो कि अब ड्रैगन किंगडम का राजा है। वोंग हाई क्वान, जो कि 30 साल का है, जिसकी कई सारी कॉन्क्यूबान हैं, कई सारी कॉन्सर्ट हैं, पर रानी एक भी नहीं है। वोंग हाई क्वान एक बहुत अच्छा राजा है, बहुत ही अच्छा राजा, न्यायप्रिय राजा है। सबकी मदद करता है, सबकी सुनता है, पूरी बात जाने बिना कभी फैसला नहीं लेता है, संयम से काम करता है। लेकिन गुस्सा उसका भी बहुत ख़राब है। फिर भी हर पल अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान हमेशा रखते हैं। उनका ऑरा हर किसी को अपने आगे झुकने पर मजबूर कर सकता है। वोंग हाई क्वान का छोटा भाई वोंग यीबो, वोंग फैमिली का सबसे छोटा राजकुमार, और वोंग हाई क्वान का इकलौता भाई वोंग यीबो, 24 ईयर्स ओल्ड। 24 साल का ये हैंडसम ड्रैगन बहुत ज़्यादा खतरनाक है, स्पेशली ओमेगास के लिए। न जाने कितने ही ओमेगास इसके बेड में जाते ही मर जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खतरनाक इंसान है। वोंग यीबो जितना दिखने में सुंदर है, उससे ज़्यादा खतरनाक है। लोग इसके पीछे सिर्फ इसलिए पागल हैं क्योंकि वोंग यीबो दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है। एक बार जो वोंग यीबो को देख ले तो वो खुद को भूल जाए, लेकिन वोंग यीबो को नहीं भूल सकता। वोंग यीबो के लिए हर कोई पागल है, चाहे वो ओमेगा हो, बीटा हो, अल्फ़ा हो या फिर नॉर्मल कोई कल्टिवेटर हो, कोई भी क्यों ना हो, हर एक पर्सन वोंग यीबो के लिए पागल है। वोंग यीबो की सुंदरता के अलावा उसके बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। वो एक क्रूर अल्फ़ा है, क्रूल एंड डोमिनेटिंग अल्फ़ा। किसी पर ज़रा सी भी मर्सी नहीं दिखा सकता, ऐसा अल्फ़ा। वोंग यीबो बस 3 ही लोगों की बात सुनता है, एक अपने अंकल, एक अपना ब्रदर हाई क्वान और एक अपनी छोटी माँ वोंग सीसी। 65 ईयर्स ओल्ड, लेकिन दिखने में 25 साल की लड़की जैसी लगती है। बहुत सुंदर है, क्योंकि वोंग सीसी एक ब्लैक फेरी है। वोंग हाई क्वान और वोंग यीबो दोनों उसके बच्चे नहीं हैं, लेकिन वो उनसे अपने बच्चों की तरह प्यार करती है। वोंग कुरैन एक कोल्ड पर्सन, जो हाई क्वान के साथ बहुत कोल्ड रहा है अब तक के टाइम तक, लेकिन वोंग यीबो के साथ कभी वो सख्त नहीं रहा। उसे वो हर चीज़ वो देता है जिस पर वोंग यीबो हाथ रख दे। एक बार बस नज़र उठाकर देखने की देर है और वो चीज़ें उसके कदमों में, चाहे वो इंसान हो या कोई और चीज़ या कोई और जीव, कोई फेरी हो, कोई ड्रैगन हो, कोई वुल्फ हो, कोई लाइकन हो, कुछ भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, हर कोई इसके कदमों में आगे जा है। वोंग यीबो की वोंग फैमिली में और भी बहुत सारे मेंबर्स हैं जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। अब कहानी को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बता दूं। अब आप लोग बोलोगे यार यीबो को क्या दिखा रहे हो आप, तो मैं पहले ही क्लियर कर दूं, हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होता है एंड यीबो के ऐसे बन जाने के पीछे भी बहुत सारे रीज़न्स हैं जो स्टोरी में आगे आपको पता चलेंगे। एंड कुछ और जान लेते हैं इस स्टोरी के बारे में। इस स्टोरी में फीनिक्स और ड्रैगन्स आपस में कराटे के दुश्मन हैं। ऐसे दुश्मन अगर वो एक दूसरे को देख लें तो वहीं एक दूसरे को जान से मार दें। कोई भी ड्रैगन जो फीनिक्स लेरम में गया है आज तक कभी भी जिंदा लौटकर वापस नहीं आया, और कोई फीनिक्स आज तक कभी भी ड्रैगन किंगडम में देखा ही नहीं गया। वो लोग कभी भी ड्रैगन्स की दुनिया में नहीं आते, लेकिन ड्रैगन कई बार जिज्ञासावश फीनिक्स की दुनिया में गए लेकिन कभी लौट कर नहीं आए। तो चलिए अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एक बहुत बड़ा कमरा, बहुत आलीशान कमरा जिसमें हर एक चीज़ कीमती है, बेशुमार कीमती है, बेशकीमती है, लेकिन वो कमरा सन्नाटे में डूबा हुआ है। कमरा काफ़ी साफ़ सुथरा है और आगे चल के देखें तो एक बहुत बड़ा सा बेड है जिसके ऊपर एक इंसान लेटा हुआ है। बहुत एलिगेंटली वो सो रहा है। उसके दोनों हाथ उसकी चेस्ट पर फोल्ड करके रखे हुए हैं। उसकी आंखें बंद हैं, लेकिन बॉडी
बॉडी पर काला रंग चढ़ा हुआ है, उसकी पूरी बॉडी काली पड़ी हुई है। उस इंसान के माथे से पसीना गिर रहा है। चेहरा देखकर ये लग रहा है कि वो डरा हुआ है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि वो एक गहरी नींद में है और वहाँ से जागना चाहता है, उठना चाहता है, पर वो अपनी आंखें नहीं खोल पा रहा है। तभी उस रूम में एक वाइट स्मोक आता है। वो स्मोक जैसे ही उस बेड पर लेटे हुए इंसान के माथे को छूता है, वो इंसान फट से अपनी आंखें खोल लेता है और जैसे ही उस इंसान ने अपनी आंखें खोली थी, वो सफ़ेद धुआं कहीं गायब हो जाता है। उस इंसान ने गहरी गहरी सांसें लेते हुए खुद के हाथों को देखा, जो कि काले पड़े हुए थे। उसके हाथ काँप रहे थे, बहुत ज़्यादा काँप रहे थे। उसने खुद के चेहरे को छुआ, खुद के गालों को छुआ, फिर उसने अपने माथे को छुआ, उसने अपने नेक को छुआ। वो अपने बेड पर वहीं बैठा हुआ था और एक गहरी सोच में था कि वो कितना बेबस हो रखा है। आज वो कितना बेबस है। उसे इस चीज़ का हल निकालना ही होगा, कुछ भी करके। वो ऐसे नहीं रह सकता। वो इंसान जो बेड पर लेटा हुआ था, उसने अपने पैर ज़मीन पर रखे। ज़मीन पर ही उसकी मखमल की चप्पलें थीं, जिसने उसे पहना और चला आगे। एक मिरर के सामने आने के बाद उसने खुद का चेहरा देखा। चेहरा देखने के बाद उसे खुद से ही जैसे एक अजीब सी फीलिंग हुई कि ये वो नहीं है, ये वो हो ही नहीं सकता। ये इतना बदसूरत इंसान वो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उस इंसान ने मिरर में देखते हुए अपनी आंखें बंद की। आंखें बंद करके उसने अपने गोल्डन कोर पर ध्यान लगाया। उसके ध्यान लगाते ही वो जैसे उसका काला रंग बदलने लगा। कुछ ही देर में एक सुंदर सा नौजवान सामने खड़ा हुआ था, इतना सुंदर कि वो खुद पर ही मर मिटे। उस इंसान ने अपनी आंखें खोली और खुद का चेहरा देखा। पहले जब वो उठा था तब उसकी कंडीशन अलग थी, लेकिन अब जब वो खुद को देख रहा है तो वो अच्छा लग रहा है। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा लग रहा है कि हर कोई उसके ऊपर मर जाए। उसके माथे के ऊपर 2 सींग हैं, बहुत सुंदर, और पीछे एक टेल। उस इंसान ने खुद को ही मिरर में देखा और कहा, ये हूँ मैं। पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाता है। हर रोज़ मैं सोता हूँ और पता नहीं किस सपने में खो जाता हूँ। सुबह उठता हूँ तो खुद की हालत ऐसी पाता हूँ। ना ही मेरे पास ये हॉर्न्स होते हैं, ना मेरी टेल होती है, और मैं पता नहीं किस काले रंग के इंसान में बदल जाता हूँ। मुझे तो समझ ही नहीं आता ही ये हो क्या रहा है मेरे साथ। मुझे ना मेरे भाई से बात करनी पड़ेगी इस बारे में, वही कुछ कर सकता है। ऐसा सोच करके उसने बाथरूम में गया, नहाया धोया, बाहर आया, अपने सुंदर से कपड़े निकाले और पहने, अच्छे से तैयार हुआ और बाहर आया। सुबह के अभी 4 बज रहे हैं। ये इंसान बस सामने चलता जा रहा था और कहीं बस अपनी मंजिल की तलाश कर रहा था। गार्डन में आने के बाद उसने देखा कि वहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ है, जिसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा होगी, काफ़ी हद तक 30 साल तक की। वो लड़का उसके पास गया और उसे पीछे से हक किया और कहा, ब्रदर। उस इंसान ने भी कहा, क्या बात है? आज मेरा भाई सुबह 4 बजे उठ गया। आज तो सूरज पश्चिम से उगा है, ऐसा लगता है। ऐसा उसने हंसते हुए कहा। जो पीछे इंसान था वो सामने आया, उसने कहा, ब्रदर। जो इंसान बैठा हुआ था उसने कहा, ईबो, क्या हुआ है? तुम इतने जल्दी कैसे उठ गए? तुम तो 10 बजे से पहले बिल्कुल नहीं उठते। सामने वाला इंसान ईबो है। ईबो ने कहा, मैं क्या करूं ब्रदर, पिछले कुछ दिनों से, लगभग 2 हफ्तों से मुझे एक सपना आ रहा है। उस इंसान ने कहा जो सामने बैठा था, क्या सपना? कैसे सपना? वो वरीड हो गया, बहुत ज़्यादा वरीड दिख रहा था वो। ईबो ने कहा, मुझे एक सपना आता है, लेकिन क्या सपना आता है ये मुझे नहीं पता। मैं रात को सोता हूँ तो मेरी आंखें बंद हो जाती हैं, फिर मैं खोलने की कोशिश करता हूँ तो खुलती नहीं है। सुबह पता नहीं अचानक से मेरी नींद खुल जाती है इसी टाइम पर, और मैं खुद को वो मैं उस इंसान ने कहा, क्या हुआ है ईबो, साफ साफ बताओ। उसने ईबो को वहीं अपने पास उसी टेबल पर बिठा लिया, चेयर पर बिठाते हुए कहा, क्या हुआ है ईबो, बताओ। ईबो ने कहा, मैं देखता हूँ खुद को कि मेरे हॉर्न्स गायब हो जाते हैं, मेरी टेल गायब हो जाती है और मैं किसी बदसूरत इंसान में बदल जाता हूँ, एकदम बदसूरत से इंसान में। वो इंसान मुझे पहचान भी नहीं आता ब्रदर। मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरी सुंदरता सब गायब हो जाती है, मैं एकदम अलग इंसान बन जाता हूँ ब्रदर। उसने ऐसा अपने गालों पर हाथ रखते हुए कहा, जैसे ये वो बताना चाहता हो कि वो कितना ज़्यादा परेशान है इस चीज़ से। सामने हाईकॉन बैठा था, उसका बड़ा भाई, ईबो का बड़ा भाई। उसने कहा, मुझे लगता है ये काला जादू है, इसका तोड़ निकलवाना होगा। माँ इसका तोड़ निकाल सकती है, हमें छोटी माँ के पास जाना चाहिए, है ना? ईबो ने कहा, हाँ, मैंने सोचा ही नहीं, मैं इतने दिनों से फालतू में परेशान हो रहा था, मुझे माँ के पास चले जाना चाहिए था।
अब तक तो सारी चीज़ें ठीक हो चुकी होती। माँ तो वैसे भी इन सब चीज़ों को अच्छे से जानती हैं, वो हर एक काले जादू का तोड़ निकाल सकती हैं चुटकियों में। हाँ ब्रदर, क्या हम अभी चलें? हाइकॉन ने कहा ठीक है, अभी चलते हैं। तुम्हारी परेशानी जितनी जल्दी दूर हो, मेरे दिल को उतनी जल्दी सुकून आएगा। फिर क्या था, हाइकॉन ने यह नहीं देखा कि सुबह के 4 बज रहे हैं। वो चला गया अपनी माँ के कमरे में। वो एक दरवाजे के पास गया, उसने वहाँ जाकर नॉक किया। कई बार नॉक करने के बाद वो दरवाज़ा खुला और अंदर सामने खड़ी थी एक लेडी जो कि लगभग 25 साल की दिख रही थी। और उसने कहा, हाइकॉन, ईबो, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ है? हाइकॉन ने कहा, माँ, ईबो को कुछ परेशानी है, क्या हम अंदर आ सकते हैं? उस लेडी ने उन्हें अंदर आने की परमिशन दी। वो दोनों अंदर गए और वहाँ पर टी टेबल पर बैठ गए। वो लेडी भी उन दोनों के सामने बैठी। उसने कहा, क्या बात है? ऐसा उसने अपने बालों का बन बनाते हुए कहा। हाइकॉन ने कहा, पहली बात माँ, माफ़ कीजिएगा, हमने आपको जगाया, आपकी नींद में खलल डाला, इसके लिए माफ़ कीजिएगा। लेकिन ईबो की परेशानी बहुत बड़ी है, मैं नहीं चाहता कि उसे ज़रा सी भी परेशानी हो। उसने मुझे इतने टाइम के बाद बताया है। ईबो, तुम मुझे बताओ, ये परेशानी कितने समय से हो रही है तुम्हारे साथ? ईबो ने कहा, भाई पूरे 3 दिन से मेरे साथ ये परेशानी हो रही है। हाइकॉन ने कहा, 3 दिन से? और तुम मुझे अब बता रहे हो? अगर तुम मुझे पहले दिन बता देते तो इसका हल तभी निकल आता। उनके सामने जो लेडी बैठी थी उसने कहा, अरे बात क्या है, मुझे बताओगे तुम दोनों? किस बारे में बात कर रहे हो? हल है तो मैं निकालूंगी ना। तुम दोनों मेरे पास हल के लिए आए हो शायद, है ना? हाइकॉन ने उसकी तरफ देखा और कहा, जी माँ, हम हल के लिए ही आए हैं। ईबो को कुछ दिनों से अजीब सा सपना आ रहा है। उठने के बाद उसे कुछ याद नहीं रहता, लेकिन उसकी हालत ख़राब हो जाती है। वो एक इंसान बन जाता है माँ। उस सामने वाली लेडी ने हैरानी में ईबो की तरफ देखा और कहा, क्या तुम इंसान बन जाते हो? तुम्हें पता है इसका मतलब क्या है? हाइकॉन ने कहा, नहीं माँ, हमें नहीं पता। ईबो ने कहा, क्या होता है माँ इससे? मैं इंसान कहाँ बनता हूँ? मेरी तो बस टेल गायब हो जाती है, हॉर्न्स गायब हो जाते हैं और मैं एक बदसूरत सा पर्सन बन जाता हूँ। मुझे खुद भी समझ नहीं आता मैं कैसा दिख रहा होता हूँ। मेरा रंग अलग ही होता है, ना वो काला होता है और ना वो ऐसा होता है जैसा मैं अभी हूँ। मेरी पूरी वाइट स्किन पता नहीं अजीब से कलर में बदल जाती है। वो बिल्कुल भी सुंदर नहीं दिखता, बिल्कुल सुंदर नहीं दिखता माँ। फिर मैं उस लेडी ने ईबो के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं जानती हूँ ये क्या है। तुम्हें किसी ने कर्ज दिया है, मुझे यही लगता है। हाइकॉन ने अपनी माँ की तरफ हैरानी में देखा। उसने कहा, कर्ज? मेरे भाई को? ऐसा कौन कर सकता है माँ? उस लेडी ने हाइकॉन की तरफ देखा और कहा, फिनिक्स। हाइकॉन और ईबो अपनी माँ की तरफ देख रहे थे। हाइकॉन तुरंत अपनी जगह से खड़ा हुआ और गुस्से में बोला, फिनिक्स, ये लोग हमें चैन से जीने क्यों नहीं देते? हमने इनका बिगाड़ा क्या है आखिर? मुझे ये समझ नहीं आता। माँ, मैं जा रहा हूँ तैयारी करने, इन लोगों पर हमला करेंगे हम, अब बचेंगे नहीं ये लोग। उस लेडी ने हाइकॉन का हाथ पकड़ा और कहा, नहीं, हम अभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तुम जानते हो वो हमसे भी ज़्यादा ताकतवर हैं। क्या माँ? वो हमसे ताकतवर नहीं है। हम उनसे कभी लड़े ही नहीं, तो हमें कैसे पता होगा कि वो हमसे ज़्यादा ताकतवर हैं या नहीं? उस लेडी ने कहा, तुम्हारे पिता लड़े थे ना, और क्या हुआ इसका अंजाम तुम देख सकते हो। ऐसा बोलते हुए उस लेडी ने एक हाँ भरी और एक सेट सी स्माइल करते हुए कहा, उन्होंने युद्ध किया और देखो आज हम अकेले हैं, यहाँ अकेले बैठे हैं। ऐसा बोलते हुए उसने हाइकॉन की तरफ देखा। हाइकॉन ने भी बस एक शाय किया और वो वापस से अपनी जगह पे बैठ गया। उसने कहा, इस कर्ज की कोई दवा? उस लेडी ने कहा, इस कर्ज की एक दवा है, बिल्कुल है। ईबो, तुम्हें कुछ करना होगा, तुम्हें कहीं जाना होगा। ईबो ने कहा, लेकिन कहाँ माँ? मुझे कहाँ जाना होगा? क्या मुझे फिनिक्स रेलम जाना होगा? उसकी माँ ने कहा, बिल्कुल नहीं, तुम्हें वहाँ नहीं जाना है, तुम्हें इंसानों की दुनिया में जाना है। इंसानों की दुनिया में जाने के बाद तुम्हें वहाँ कुछ समय रहना होगा, जिसके बाद तुम वहाँ जाकर ठीक हो जाओगे। इंसानों के पास अलग अलग जड़ी बूटियाँ हैं और मेरी कुछ सहेलियाँ वहाँ रहती हैं जो कि फैरी हैं। मैं तुम्हें उनके पास भेज सकती हूँ। तुम वहाँ रहोगी, वो तुम्हारा इलाज करेंगी। यहाँ तुम्हारा इलाज नहीं हो सकता। हाइकॉन ने कहा, लेकिन क्यों माँ? यहाँ क्यों नहीं हो सकता कोई इलाज? हमारा रेलम भी तो कितना अच्छा है। हमारे पास भी हर दवा है, हर एक चीज़ की दवा है, हर कर्ज को तोड़ने की दवा है। मैं सबसे बात करूँगा, मैं कर्ज ब्रेकर के पास जाऊँगा, हर एक वैद्य से बात करूँगा, किसी के पास तो इस चीज़ का उपाय होगा ही।
उस लेडी ने कहा, तुम कोशिश कर सकते हो बेशक, लेकिन इस कर्ज का उपाय सिर्फ़ और सिर्फ ह्यूमंस कर सकते हैं। मेरा मतलब है वहाँ जाकर हो सकता है। तुम जानते हो ना, हमारे यहाँ पे डार्क कल्टीवेशन नहीं किया जा सकता। इस वजह से ही तो मेरी भी सारी शक्तियाँ मुझसे छीन ली गई थी। तुम्हें पता है ना। हाइक्वान ने अपनी माँ की तरफ देखा और कहा, जी। ऐसे ही उस लेडी ने, मतलब जो उनकी माँ है, उसने थोड़ा बहुत और वांग यीबो को और हाइक्वान को समझाया। देन वो दोनों वहाँ से चले गए। उन दोनों के जाने के बाद में जो लेडी अंदर थी, उसने डोर की तरफ देखा, फिर वहाँ से खड़ी हुई, डोर को बंद किया, वापस अपने बिस्तर पे आई और बिना किसी चिंता के सो गई। ये लेडी वांग सीसी है, ईबो और हाइक्वान की छोटी माँ, जो कि एक ब्लैक फेरी है। ईबो और हाइक्वान अपनी माँ के रूम से लगभग 1 घंटे बाद बाहर निकल कर आए थे। ईबो अभी भी स्लीपी फील कर रहा था, उसे नींद आ रही थी। उसने हाइक्वान के कंधे पर अपना सर रखा और एकदम नौटंकी करते हुए कहा, भाई मुझे सच में बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं ना सोना चाहता हूँ बस। मुझे बहुत नींद आ रही है, लेकिन मैं सो नहीं सकता क्योंकि फिर से मुझे वही सपना आएगा। हाइक्वान ने कहा, एक काम करो, तुम मेरे कमरे में जाके सो जाओ। ईबो ने कहा, लेकिन हाँ, आपके कमरे में, वहाँ तो मैं सो सकता हूँ, वहाँ कोई भी कर्ज काम नहीं करेगा। सही है, मैं जाता हूँ। ऐसा बोलकर वो चला गया हाइक्वान की कमरे की तरफ। और हाइक्वान जब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था, ईबो के जाते ही उसका गुस्सा जैसे फटने को हो रहा था। उसकी वो प्रिटी सी स्माइल जैसे गायब हो गई थी। वो गुस्से में एक जगह के लिए जा रहा था, हड़बड़ी में चल रहा था। हालांकि इस पूरे दौरान में उसके पीछे काफ़ी ज़्यादा सैनिक चल रहे थे जो उसकी प्रोटेक्शन के लिए थे। वो अपने महल से बाहर निकला, अपनी माँ के महल से बाहर निकला और एक और दूसरे महल की तरफ जाने लगा। वो उस महल में पहुँचते ही वहाँ के सर्वेंट्स जो जागे हुए थे, जो नाइट शिफ्ट पर थे, उसने अपने किंग को वहाँ देखा और सब लोग हैरान हो गए। सब लोग डर भी गए थे कि पता नहीं अब क्या हो गया है। फिर से मास्टर वांग यीबो के पास फिर से वांग यीबो पर कोई मुसीबत आई होगी। राजकुमार पर कोई मुसीबत आती तभी वो इतने गुस्से में होते हैं और यहाँ आते हैं। हाइक्वान चलते जा रहा था, चलते ही जा रहा था, चलते ही जा रहा था। एक जगह पर आने के बाद उसने कुछ कांच के सामानों को लिया और ज़मीन पर तोड़ना स्टार्ट कर दिया और वो चिल्ला रहा था, अंकल, अंकल, अंकल। और वहाँ से एक बूढ़ा आदमी सीढ़ियों से धीरे धीरे उतरते हुए आ रहा था। उसने कहा, हाइक्वान, तुम किंग हो और तुम्हें अपना बिहेव करना चाहिए, ऐसे बर्ताव करना तुम्हें शोभा नहीं देता है। हाइक्वान ने अपने अंकल की तरफ देखा और कहा, हाँ, बचपन से मैं यही सुनता आ रहा हूँ कि मुझे ये शोभा नहीं देता, मुझे वो शोभा नहीं देता। मैंने सब कुछ माना ना आपकी बात, मैंने सब कुछ किया ना आपके लिए। मैंने क्या नहीं किया बताइए। मैं 6 साल का था तब मुझे ये किंगडम संभालने के लिए बोला गया था। मुझे तब से तैयार कर रहे हैं आप। 6 साल की उम्र से मैं ये तैयारी कर रहा हूँ। 10 साल की उम्र में मुझे तख्त को संभालना पड़ा। मैंने कितना कुछ झेला है अंकल, इसके बावजूद मैंने एक शब्द अपने मुंह से नहीं कहा क्योंकि मैं चाहता था मेरा भाई अपना जीवन जिए, अच्छे से जिए। लेकिन वो फीनिक्स, मैं उस फीनिक्स को जान से मार दूंगा अंकल। उन लोगों की वजह से मेरा भाई चैन से जी नहीं पा रहा है। उन लोगों ने फिर से मेरे भाई के ऊपर काला जादू किया है। फिर से उन्होंने मेरे भाई की ज़िंदगी के साथ खेलना स्टार्ट कर दिया है। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं उनकी जान ले लूँगा। मैं युद्ध करना चाहता हूँ, एक बार में सारा किस्सा ख़त्म कर देना चाहता हूँ। या तो मैं रहूँगा या फिर वो फीनिक्स रहेगा। मैं बस उसे जान से मार देना चाहता हूँ। सामने वांग कुरेन खड़ा था। कुरेन ने अपने नेफ्यू की तरफ देखा और कहा, हाइक्वान, संभालो अपने आप को। तुम एक किंग हो और किंग सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के बारे में नहीं सोच सकता, उसे अपने किंगडम के बारे में भी। लेकिन हाइक्वान ने उन्हें बीच में काटते हुए कहा, किंगडम किंगडम किंगडम, इस किंगडम की वजह से क्या क्या नहीं हुआ है अंकल। मेरे फादर मुझसे दूर हो गए, मेरी माँ मुझसे दूर हो गई, हर एक पर्सन मुझसे दूर हुआ है इस किंगडम की वजह से। इस किंगडम की वजह से मैंने मेरा बचपन खोया, मेरी जवानी खोई और आज तक मैं सब कुछ सेक्रीफाइस करता आ रहा हूँ, सब कुछ खोता आ रहा हूँ। अब क्या आप चाहते हैं मैं मेरे भाई को खो दूँ? लेकिन ये मुझसे नहीं होगा। मेरे पास परिवार के नाम पर सिर्फ मेरा भाई है, सिर्फ और सिर्फ मेरा भाई है। वांग कुरेन ने उसे शांत करते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारा भाई तुम्हारे पास है, मैं जानता हूँ तुम उससे बहुत प्यार करते हो, मैं जानता हूँ सब कुछ, और मैं खुद भी उससे बहुत प्यार करता हूँ हाइक्वान। अब मुझे शांति से बैठ के बताओ कि इस बार हुआ क्या है। हाइक्वान ने फिर अपने अंकल को वहीं खड़े खड़े ही सब कुछ बताया कि ईबो के साथ परेशानी क्या है। वांग कुरेन ने एक लंबी सी ब्रेथ ली और कहा, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, हमें कर्स ब्रेकर के पास जाना चाहिए और मैंने ईबो से कहा था कि वो किंगडम से ज़्यादा बाहर ना जाया करे,
ये उसी की गलती है। अगर वो बाहर ना जाएगा तो उसके ऊपर कभी कोई कर्ज लग ही नहीं सकता, कभी कुछ हो ही नहीं सकता उसे। तुम जानते हो फिनिक्स का जादू ड्रैगन क्लैन में काम नहीं करता है। हमारे किंगडम में उनका कोई भी कर्ज, कोई भी जादू काम नहीं करता है। हाइक्वान ने कहा, फिर ये कर्ज कैसे काम कर रहा है अंकल? आप मुझे बताएंगे ये कर्ज कैसे काम करते हैं? जितने भी मेरे भाई बचपन से अब तक इतना कुछ झेलता आ रहा है, कितनी बार उसे जान से मारने की कोशिश की गई है, हर बार ये कैसे काम कर जाता है अंकल? हमारे किंगडम में तो ब्लैक मैजिक अलाउ ही नहीं है। और फिनिक्स लोग तो ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करते हैं ना, तो फिर? कुरैन ने कहा, मैं जानता हूँ वो इसलिए काम करता है क्योंकि तुम्हारा भाई मना करने के बावजूद हमारे किंगडम से बाहर जाता है, दूसरी किंगडम में जाता है, वहाँ रहता है, घूमता है, और शायद इसीलिए ही कोई फिनिक्स उस पर नज़र डाल देता है और उसके ऊपर काला जादू असर कर जाता है। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, उसे किंगडम में ही रहना चाहिए। हाइक्वान ने कहा, तो आप क्या चाहते हैं कि मैं मेरे भाई को यहाँ किंगडम में बंद करके रखूँ, उसे पिंजरे में कैद करके रखूँ? मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकता, और न ही मैं कभी ऐसा करने वाला हूँ। वांग कुरैन ने जैसे तैसे करके अपने नेफ्यू को शांत कराया। उससे कहा कि वो कर्ज ब्रेकर के पास जाएंगे, और रही बात किंगडम में बंद रहने की, तो हम ईवो को बंद करके नहीं रख रहे हैं, हम बस उसे सुरक्षित रख रहे हैं। अपने किंगडम में वो बिल्कुल घूम सकता है, और अगर बाहर जाना ही है तो उसे इस बार से दुगनी सुरक्षा के साथ भेजा जाएगा। हाइक्वान क्या कह सकता है अब अपने अंकल के आगे? कुछ नहीं कह सकता, उसने बस उनकी बात मान ली। सुबह दरबार में ईवो को बुलाया गया और वहाँ पर काफ़ी सारे वैद्य थे, काफ़ी सारे कर्ज ब्रेकर्स थे। उन सबके सामने ईवो को खड़ा किया गया और कहा, मेरे भाई का कर्ज जल्दी से जल्दी तोड़ो, जितनी जल्दी हो सकता है उतने जल्दी, और ये अगर नहीं टूटा तो तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे यहाँ से। हर वो व्यक्ति जानता है, ड्रैगन किंगडम, फेरी रेलम या फिर वुल्फ का शहर, कहीं भी कुछ भी क्यों ना हो, कहीं भी सब लोग जानते हैं कि हाइक्वान अपने भाई से प्यार करता है, और इतना ज़्यादा करता है कि वो उसके लिए सारे किंगडम को दांव पे लगा सकता है। उसके लिए किंगडम मैटर नहीं करता है, अपना भाई मैटर करता है। और वहाँ पर मौजूद हर एक व्यक्ति जो हीलर है या फिर कर्ज ब्रेकर है, सब लोग डरे हुए थे कि अगर कर्ज नहीं टूटा तो। इसलिए बारी बारी से सब लोग आ रहे थे और अपने जी जान लगा रहे थे, लेकिन हर एक के पास यही जवाब था कि इसे हम नहीं कर सकते। धीरे धीरे करके सारे कर्ज ब्रेकर, सारे वे सब लोगों ने हाथ उठा दिया और कहा कि ये कर्ज बहुत भारी है, इसे हम नहीं तोड़ सकते। वहाँ पर वांग सीसी भी थी, उसने कहा, मैंने पहले ही कहा था, इस कर्ज को सिर्फ़ और सिर्फ हम पृथ्वी पर जाकर ही तोड़ सकते हैं। वहाँ मेरी दोस्त रहती हैं, हम उसे भेज देते हैं, वो वहाँ जाएगा तो सच में उसका कर्ज टूट जाएगा, वो लोग उसका कर्ज तोड़ देंगे। यहाँ मैं ब्लैक मैजिक नहीं कर सकती, इसलिए मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। ऐसा बोलकर उसने अपनी आंखें और सर दोनों झुका लिया। हाइक्वान ने अपनी माँ की तरफ देखा, कुरैन ने भी उस अपनी सिस्टर इन लॉ की तरफ देखा। उसने कहा, कोई बात नहीं, हम समझते हैं, आपकी शक्तियाँ शादी वाले दिन ही आपसे छीन ली गई थी, हम समझ सकते हैं ये बात। उस पूरे दिन में जितने भी अलग अलग राज्य थे, अलग अलग लोगों की जगह थी, जैसे फेरी रेलम से भी काफ़ी लोग आए जो वाइट मैजिक कर सकते हैं, बहुत तो सारे लोग वहाँ आए, अनगिनत, लेकिन कोई भी ईवो को ठीक ना कर सका। अब हाइक्वान परेशान हो गया था कि हर बार जो कर्ज ये काला मैजिक, ये ब्लैक मैजिक ईवो पर के ऊपर किया जाता है, उसका हल उन्हें मिल जाता है, कहीं ना कहीं से तोड़ निकल आता है, लेकिन इसका तोड़ उसे मिल ही नहीं रहा है। हर बार वो जादू 2 घंटे में, 3 घंटे में, 1 दिन में टूट जाता है, उसे तोड़ देते हैं सब लोग मिलकर, लेकिन इस बार कोई नहीं कर पा रहा है। सिर्फ उसकी माँ है जो बार बार बोल रही है कि उसे ह्यूमंस के पास भेज देते हैं, वहाँ जाकर के वो ठीक हो जाएगा, उसका कर्ज टूट जाएगा, क्योंकि वहाँ ब्लैक फेरीज रहती हैं, उसकी कुछ दोस्त रहती हैं, वो उसे ठीक कर देंगी। वहाँ ब्लैक मैजिक वो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं कर सकते। यहाँ किसी भी रेलम में अगर उन्होंने ब्लैक मैजिक किया तो उसका बहुत गलत परिणाम निकल के आ सकता है। हाइक्वान ये सब सुन रहा था, समझ रहा था, लेकिन वो करना नहीं चाहता। वो एक पल के लिए भी अपने भाई को खुद से दूर नहीं करना चाहता। उसे डर लगता है कि अगर उसने अपने भाई को अपनी नज़रों से दूर किया तो पता नहीं उसके साथ क्या हो जाएगा। और ह्यूमंस की दुनिया तो बहुत खतरनाक है, वो जानवरों के साथ बहुत गलत सलूक करता है, उन्हें देखते ही मार डालते हैं। और ईबो जो कि एक ड्रैगन है, अगर किसी को पता चला तो पता नहीं वहाँ उसके साथ क्या करेंगे, कहीं उसके ऊपर कोई प्रयोग करने लगे, उसकी बॉडी को कारा चीर पानी करने लगे तो नहीं, वो ऐसा बिल्कुल नहीं होने दे सकता।
इसलिए वो अपनी बात पर अडिग था कि वो ईबो को यहीं ठीक करवाएगा। वो ईबो को नहीं भेजेगा बाहर, किसी और भी दुनिया में नहीं भेजेगा, ह्यूमंस के पास तो बिल्कुल नहीं भेजेगा। उसे ये सब कुछ करते-करते, एक सब कुछ सोचते-सोचते रात हो गई थी और समय था सोने का। रात के 10 बज रहे थे और ईबो हाई क्वान के कमरे में था। उसकी गोद में सर रखे अपनी आंखें बंद करे लेटा हुआ था। हाई क्वान उसके बालों में हाथ फिरा रहे थे। उन्होंने कहा, ईबो, क्या हुआ है भाई, तुम सो क्यों नहीं रहे? ईबो ने कहा, अगर मैं सोया तो पक्का इस बार भी मुझे सपना आएगा, और अगर मुझे सपना आया तो पक्का फिर वही होगा। मैं इसलिए नहीं सोना चाहता, मुझे नहीं सोना। हाई क्वान ने कहा, नहीं आएगा ईबो, मैं हूँ ना, तुम मेरे कमरे में हो, तुम सो जाओ। तुम्हें सुबह वो सपना आया था? ईबो ने कहा, नहीं, सुबह तो नहीं आया, सुबह मैं आपके कमरे में आके सो गया था, शायद इसलिए। हाई क्वान ने कहा, इस कमरे में कोई भी काला जादू काम नहीं करता है, तुम्हें पता है ना? ईबो ने कहा, पता है। तो मैं यहाँ सो सकता हूँ ना, मुझे कुछ नहीं होगा? हाई क्वान ने कहा, नहीं होगा, सो जाओ तुम यहाँ। उन्होंने ईबो को वहीं अपने बगल में जगह दे दी। उनका बेड काफ़ी बड़ा है। हाई क्वान के कमरे में आज तक उनकी कोई भी कॉन्क्यूबाइन या फिर कॉन्सर्ट कोई भी लेडी नहीं आई है। यहाँ कोई आया है तो है बस ईबो। यहाँ पर उसके माता पिता के बाद सिर्फ ईबो ही आया है इस कमरे में। उसके अंकल और उसकी माँ, छोटी माँ, ये दोनों भी उसके कमरे में नहीं आए हैं। उन्हें आने की इजाज़त हाई क्वान ने दी ही नहीं है, क्योंकि इजाज़त के बिना उसकी माँ, बाबा या कोई भी रिलेटिव ही क्यों ना हो, खास से खास, उसके कमरे में नहीं जा सकता। ईबो को बहुत बुरी तरह से नींद आ रही थी, क्योंकि वो माना देर से सोने वालों में से है, लेकिन उसकी नींद बकाया है, क्योंकि कुछ दिनों से वो सो ही नहीं पा रहा है सही से। वो सपने में रहता है और सपने में उसकी नींद नहीं लगती है, दिमाग कहीं और चल रहा होता है और वो सही से सो नहीं पाता है। आज उसे चैन की नींद आ रही है, उसे ऐसा लग रहा था, और वो अपनी आंखें बंद करके सो गया। हाई क्वान, जो कि टेंशन में था, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा था, वो उसे डर लग रहा था अपने भाई के लिए, उसे चिंता हो रही थी उसे। ईबो के सो जाने के बाद भी हाई क्वान वहीं कमरे में टहलता रहा। उसे बस नींद आ ही नहीं रही थी, या कहो वो सोना ही नहीं चाहता। वो बस हल खोजना चाहता है कि ईबो को पृथ्वी पर भी ना भेजा जाए और वो ठीक भी हो जाए। तभी उसने देखा कि कुछ हलचल हो रही है। उसके बेड पर उसने नज़र डाली तो वो देखकर एकदम हैरान हो गया, क्योंकि ईबो के चारों तरफ काला स्मोक नज़र आ रहा था। वो पहली बात बहुत बुरी तरह से हैरान हो गया था, बहुत बुरी तरह से हैरान था। उसके कमरे में काला जादू कैसे असर कर सकता है? वो इस सोच में गुम था और वो देख रहा था सामने का नज़ारा। उसने फिर कुछ नहीं सोचा, वो आगे बढ़ा ईबो को छूने के लिए, लेकिन उसे बहुत ज़ोर का झटका लगा और वो पीछे फेंक गया। वो इतनी ज़ोर से फेंका था कि उसके मुंह से भी ब्लड आने लगा था। दूसरी तरफ ईबो, जिसके चारों तरफ ब्लैक स्मोक था, और उस स्मोक ने पूरी तरह से ईबो को कवर किया हुआ था। हेलो एवरीवन, तो कैसा रहा आज का पार्ट? जो भी हो जैसे भी हो कमेंट ज़रूर करना। आई नो आप बोलोगे कि यार वीइंग कहाँ है, मतलब जान कहाँ है, तो वो भी आएगा स्टोरी में, बट आप थोड़ा पेशेंस रखो। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, तो थोड़ा सा लगेगा टाइम, हम जान तक पहुँचेंगे, और जान को मिलने के लिए, ईबो को पहुँचाने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, तो बस थोड़ा सा एडजस्ट करो, थोड़ा सा वेट करो। हमारा जान भी बहुत जल्द ही स्टोरी में आने वाला है। एंड मैंने पहली बार SFF लिखा है, तो मैं थोड़ी नर्वस भी हूँ, एक्साइटेड भी हूँ, और चाहती हूँ कि आप लोग मुझे बताओ कि आज का पार्ट कैसा था, तो मैं इस FF को आगे कंटिन्यू करूँ। तो चलो फिर मिलेंगे इस FF के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक की टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखना।